हेलो वेलकम मेंबर्स। इंडिया में गिफ्ट लेना और देना एक बहुत कॉमन सी बात होती है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, स्पेशल इवेंट होता है या ओकेजन होता है, हम जनरली गिफ्ट को आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। गिफ्ट लेना हमको बहुत अच्छा भी लगता है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अच्छा लगता है या नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस गिफ्ट को हमारी इनकम कंसीडर कर रहा हो और उस पर टैक्स की डिमांड कर रहा हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को समझने वाले हैं कि जब भी हम किसी पर्सन से कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो हमारी इनकम बनती है या नहीं बनती, हमको उस पर टैक्स पे करना होता है या नहीं करना होता। सारी चीजों को आज की इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हमको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। हो सकता है हमको कैश मिल रहा हो। कैश कैसे कि जैसे भी हम किसी एल्डर के पास में अपने किसी बड़े से किसी एल्डर से मिलने जाते हैं तो वो हमको ब्लेसिंग्स के तौर पर एक लिफाफा जरूर दे देते हैं, तो वो भी तो एक गिफ्ट होता है जो कि कैश के फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है कोई पर्सन हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर कर दे, यानी बैंक में डायरेक्ट गिफ्ट आए, या हो सकता है कि वो हमको चेक काट कर दे दे, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे सकते हैं। हो सकता है कि हमको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही हो, जैसे कि कार हो, ज्वेलरी हो, कोई शेयर्स मिल रहे हो, सिक्योरिटी मिल रही हो, तो इस तरह की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी हमको गिफ्ट में मिल सकती है। हो सकता है हमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही हो, जैसे कि लैंड मिल रही हो, बिल्डिंग मिल रही हो, कोई फ्लैट हमको गिफ्ट कर दे। जनरली क्या होता है कि जब वेडिंग होती है तो रिलेटिव इस तरह के गिफ्ट दे ही देते हैं, तो गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब बात ये आती है कि गिफ्ट हमें किससे मिल सकता है, तो गिफ्ट हमको रिलेटिव से भी मिल सकता है और गिफ्ट हमको हमारे किसी फ्रेंड से या फिर बोल सकते हैं किसी नॉन रिलेटिव से भी मिल सकता है। तो फ्रेंड से या नॉन रिलेटिव से गिफ्ट हमको कब मिलने के चांसेस होते हैं, जब कोई वेडिंग होती है या फिर कोई स्पेशल इवेंट, कोई पार्टी जैसे बर्थडे पार्टी होती है, तभी ये लोग हमको गिफ्ट देते हैं। नॉर्मली आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि नॉर्मली कोई अननोन पर्सन आपको गिफ्ट दे दे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस बात को अच्छे से समझता है कि नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलने के चांसेस कम होते हैं और मिलता है तो कुछ ही अमाउंट में तो मिलेगा। तो इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपको नॉन रिलेटिव से कोई अमाउंट मिलता है, अगर आपको 50,000 रुपीज तक का अमाउंट, 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट मिलता है, तो आपका ये एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट मतलब वो आपकी इनकम नहीं होता और आपको उस पर कोई टैक्स भी पे नहीं करना होता। लेकिन अगर आपको 50,000 रुपीज से 1 रुपीज भी एक्स्ट्रा मिल जाए, 50,000 रुपीज के ऊपर 1 रुपीज भी एक्स्ट्रा मिल जाए, तो फिर आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स पे करना होता है। ओके, अब दूसरा हो सकता है कि हमको गिफ्ट रिलेटिव से मिल रहा हो, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपको अपने रिलेटिव से कुछ भी अमाउंट मिले, किसी भी फॉर्म में मिले, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होता है। इसका मतलब आपको उस अमाउंट पर टैक्स भी पे नहीं करना होता, राइट। तो नॉन रिलेटिव से अगर मिलता है 50,000 रुपीज तक मिलता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर मिलता है तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट में, जो भी आपको फाइनेंशियल ईयर में मिला है, पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होता है। और अगर रिलेटिव से मिलता है तो उस केस में पूरा अमाउंट, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे कितने का भी हो, करोड़ों का गिफ्ट ही क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। अब इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि रिलेटिव्स आखिर कौन होते हैं, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे रिलेटिव्स कौन होते हैं तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि उनसे मिलने वाला गिफ्ट हमारे लिए एग्जेम्प्ट है। अगर कोई पर्सन रिलेटिव की डेफिनेशन से आउट हो जाता है, मतलब वो नॉन रिलेटिव बन जाता है, तो उस केस में आपको गिफ्ट लेते टाइम सोचना चाहिए कि वो अमाउंट कहीं ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर वो हमारी इनकम बन जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट और हमें उस पर टैक्स पे करना होगा। अब देखते हैं रिलेटिव्स कौन होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है मिस्टर ए। मिस्टर ए की जगह आप खुद को सोचिए, खुद को कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर आप हैं। अब देखेंगे कि आपके रिलेटिव कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, आपके मदर, आपके फादर आपके रिलेटिव होते हैं। फादर के मदर, फादर भी आपके रिलेटिव होते हैं। लेकिन मदर के मदर फादर आपके रिलेटिव नहीं होते, मतलब आपके नाना, आपके नानी आपके रिलेटिव नहीं माने जाते। नहीं माने जाते तो उनसे आप 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर कोई गिफ्ट लेते हैं तो आपके हैंड्स में टैक्सेबिलिटी हो जाएगी।
अब जो फादर के भी ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, वो आपके रिलेटिव होते हैं। यहाँ पर आपको सबके स्पाउस भी साथ में कंसीडर करने हैं, मतलब फादर के ब्रदर हो, ब्रदर की वाइफ हो, फादर की सिस्टर हो, सिस्टर के हस्बैंड हो, वो आपके रिलेटिव है। याद क्या रखना है कि इनके जो चिल्ड्रन है वो आपके रिलेटिव नहीं होते, मतलब आपके कजन आपके रिलेटिव नहीं होते। अब जो मदर है, मदर के जो ब्रदर है, सिस्टर है, ब्रदर की वाइफ है, सिस्टर के हस्बैंड है, ये भी आपके रिलेटिव माने जाते हैं, बट इनके चिल्ड्रन आपके रिलेटिव नहीं माने जाते। अब उसके बाद में आपके खुद के ब्रदर और सिस्टर हैं, और ब्रदर की जो वाइफ है, सिस्टर के हस्बैंड है, वो भी आपके रिलेटिव होते हैं, बट इनके बच्चे आपके रिलेटिव नहीं होते। अब आपके जो स्पाउस होते हैं, अब अगर आप मिस्टर ए हैं तो आपकी वाइफ, या फिर आप मिसेज ए हैं तो आपके हस्बैंड, तो जो आपके स्पाउस होते हैं इनके भी रिलेटिव आपके रिलेटिव माने जाते हैं। जैसे स्पाउस के फादर मदर आपके रिलेटिव हो गए, फादर के फादर मदर वो भी आपके रिलेटिव हो गए, लेकिन मदर के मदर फादर आपके रिलेटिव नहीं होंगे। अब स्पाउस के जो ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, वो भी आपके रिलेटिव माने जाते हैं। ब्रदर की वाइफ, सिस्टर के हस्बैंड भी आपके रिलेटिव माने जाते हैं। अब आपके जो बच्चे होंगे, चाहे वो सन हो चाहे डॉटर हो, वो आपके रिलेटिव होंगे। सन का जो सन होगा, डॉटर होगी, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, ये सब आपके रिलेटिव माने जाते हैं। बट जो डॉटर की फैमिली होती है, डॉटर के जो बच्चे होते हैं, वो आपके रिलेटिव नहीं होते। डॉटर का हस्बैंड होगा तो वो भी आपका, मतलब आपका सन इन लॉ, तो वो भी आपका रिलेटिव होगा, और सन की जो वाइफ होगी, मतलब आपकी डॉटर इन लॉ, वो भी आपके रिलेटिव कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझना है, अपने रिलेशंस को इमेजिन करना है, ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके रिलेशंस जो है इनकम टैक्स एक्ट में रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि अगर वो आपके रिलेटिव मिल गए, फिर क्या होगा, आप उनसे कोई भी अमाउंट, कितने तक का अमाउंट आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई HUF है, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए का एक HUF भी है जिसका नाम है मिस्टर ए HUF, तो उस HUF के जो भी मेंबर्स होते हैं वो HUF के रिलेटिव माने जाते हैं। तो एक HUF के मेंबर्स भी उस HUF के रिलेटिव माने जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो मैटरनल ग्रैंडफादर है और ग्रैंड मदर है, मतलब आपकी मदर के जो मदर फादर हैं वो आपके रिलेटिव नहीं होते, करेक्ट है। आपकी जो डॉटर के चिल्ड्रन हैं वो आपके रिलेटिव नहीं होंगे, मतलब आप उनसे अगर कोई भी अमाउंट लेंगे 50,000 रुपीज से ज्यादा, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, आपको उस पर टैक्स भी पे करना होगा। जो आपके रिलेटिव के कजन्स हैं, जो उनके रिलेटिव्स के बच्चे हैं, मतलब आपके कजन है, वो भी आपके रिलेटिव नहीं माने जाते, तो इनसे भी अगर आप कोई गिफ्ट लेते हैं 50,000 अबव, तो आपको फुल अमाउंट पे टैक्स पे करना होगा। अगर आपके फियांसे या फियांसी हैं, मतलब आपकी अभी वेडिंग नहीं हुई, तो वेडिंग से पहले का जो भी रिलेशन होता है वो रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता, केवल स्पाउस ही रिलेटिव माने जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर है व्हेन गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव इज नॉन टैक्सेबल। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि अगर आपके रिलेटिव हैं, आप कोई भी अमाउंट रिसीव करोगे नॉट टैक्सेबल होगा। अगर वो नॉन रिलेटिव है अप टू 50,000 नॉट टैक्सेबल, बट अबव ₹50,000 देन होल अमाउंट इज टैक्सेबल। लेकिन अगर आप नॉन रिलेटिव से भी इस कैटेगरी का कोई गिफ्ट रिसीव करते हो, तब भी आपको टैक्स पे नहीं करना। क्या क्या? ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, अगर आपकी वेडिंग है, वेडिंग के टाइम पे जो भी गिफ्ट आपको मिलते हैं, किसी भी फॉर्म में मिले, किसी भी पर्सन से मिले, वो सारा का सारा अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो वेडिंग एक बहुत अच्छा टाइम होता है टैक्स प्लानिंग का। उसके बाद में अगर आपको विल में कोई अमाउंट मिल रहा, विल में आपको अगर कोई प्रॉपर्टी मिल रही हो, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड है, ओके, फ्रेंड के फादर हैं, तो फ्रेंड के फादर को आप ज्यादा पसंद हो, तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को विल के थ्रू आपके नाम कर दिया, आपके फ्रेंड के नाम नहीं किया। तो यहाँ पर फ्रेंड के फादर आपके नॉन रिलेटिव तो हैं, बट आपको विल के थ्रू उनकी प्रॉपर्टी मिली है, तो वो आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद में है इनहेरिटेंस। आपको
इनहेरिटेंस के थ्रू अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो तो एग्जेम्प्ट ही होती है, क्योंकि वो रिलेटिव की कैटेगरी में आती है। जैसे कि ग्रैंडफादर से फादर के पास आई, फादर से सन के पास आई, तो ये तो वैसे भी एग्जेम्प्ट ही होती है। ऑन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द डोनर, अगर किसी पर्सन की डेथ होने वाली है और उसको ये फील होता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और आप उस पर्सन के फेवरेट हो, चाहे आप रिलेटिव हो चाहे आप नॉन रिलेटिव हो, वो जाते जाते अगर अपनी प्रॉपर्टी आपको दे जाती है, कोई भी अगर गिफ्ट आपको दे जाती है, तो वो गिफ्ट आपके हैंड में एग्जेम्प्ट होता है। क्लियर? अगर आपको इनमें से किसी के थ्रू भी अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, चाहे वो रिलेटिव से मिले चाहे वो नॉन रिलेटिव से मिले, वो क्या होता है? आपके हैंड में एग्जेम्प्ट होगा। अब एक समझते हैं क्लबिंग प्रोविजन के बारे में, ये क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर एक्स है, ओके, मिस्टर एक्स की वाइफ है। अब ये क्या करते हैं, मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को 50 लाख रुपीस ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, कैसे करती हैं? अकाउंट से, अपने अकाउंट से वाइफ के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। अब क्या ये वाइफ की इनकम मानी जाएगी? नहीं भाई, ये क्या है, दोनों रिलेटिव हैं, तो वाइफ की इनकम ये नहीं मानी जाएगी। वाइफ के हैंड में ये अमाउंट पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। अब वाइफ क्या करती है, 50 लाख रुपीस की एफडी करा लेती हैं। उस एफडी से इनको 5 लाख रुपीस की इनकम होती है, 5 लाख रुपीस की इनकम जनरेट करती हैं। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मली मान लीजिए जो मिस्टर एक्स है ये 30% की स्लैब रेट में आते हैं। अब अगर ये खुद से 50 लाख रुपीस की एफडी कराते तो उस 50 लाख रुपीस पर 30% के हिसाब से 1,50,000 रुपीस का टैक्स इनको फ्लैट पे करना होता। तो ये क्या सोचते हैं, क्योंकि इनकी वाइफ की कोई भी इनकम नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या सोचते हैं, मैं 50 लाख अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ, वाइफ अपनी एफडी करा लेंगी, उससे जो इनकम जनरेट होगी वो वाइफ की इनकम मानी जाएगी, और 7 लाख रुपीस तक तो वैसे भी कोई टैक्स पे नहीं करना होता, तो ये इनके हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। इनडायरेक्टली मेरा 1,50,000 रुपीस का टैक्स सेव हो जाएगा। तो गवर्नमेंट भी इस तरह की टैक्स प्लानिंग को अच्छे से समझती है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को कोई गिफ्ट देता है और स्पाउस उस गिफ्ट के इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम को जनरेट करते हैं, तो वो जो इनकम होती है वो स्पाउस के हैंड में टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे जो 5 लाख रुपीस की इनकम है वो मिस्टर एक्स की ही इनकम मानी जाएगी और मिस्टर एक्स को उस पर टैक्स पे करना होगा। इसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स है, इनकी डॉटर इन लॉ है, मिस्टर एक्स की डॉटर इन लॉ है, ये अपनी डॉटर इन लॉ को 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स गिफ्ट करती हैं, जो कि इंटरेस्ट पे करते हैं एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर? अब डॉटर के हैंड में क्योंकि ये 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स है, क्या वो इनकम मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये क्या है, आपस में रिलेटिव है। अब उसके बाद में डॉटर इन लॉ इस 10 लाख पर 10% की इंटरेस्ट रिसीव करती है 1 लाख रुपीस की। अब इस डिवेंचर पर जो इनकम जनरेट हो रही है, इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है, ये डॉटर इन लॉ की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये इनकम जो फादर इन लॉ है उन्हीं के हैंड में क्लब कर दी जाएगी, ये इन्हीं की इनकम मानी जाएगी, इन्हीं को इस पर टैक्स पे करना होगा। थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं, मिस्टर एक्स है, राइट, मिस्टर एक्स जो है वो अपने माइनर सन है इनका, माइनर सन को एक फ्लैट गिफ्ट कर देती है। माइनर सन के हैंड में क्या ये फ्लैट इनकम बनेगी? आंसर इज नो, बिकॉज दे बोथ आर रिलेटिव। नाउ अब माइनर सन क्या करता है, इस फ्लैट को रेंट पर दे देता है, वहां से वो 6 लाख रुपीस पर एनम की रेंटल इनकम को जनरेट करता है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि माइनर सन के हैंड में ये इनकम नहीं मानी जाएगी, ये फादर के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी, फादर को इस पर टैक्स पे करना होगा। तो ये होता है क्लबिंग प्रोविजन। फोर्थ एग्जाम्पल, एक और चीज है क्या कि अगर किसी पर्सन का कोई एचयूएफ है, कोई पर्सन अपने एचयूएफ का मेंबर है, राइट, वो अपने एचयूएफ को कोई भी गिफ्ट देता है, मान लो 15 लाख रुपीस का इन्होंने क्या किया, अमाउंट ट्रांसफर किया एचयूएफ के अकाउंट में। अब एचयूएफ ने वहां से मान लो 1 लाख रुपीस की इनकम जनरेट की, इन्वेस्ट किया वो अमाउंट और 1 लाख रुपीस की इनकम जनरेट की, तो ये इनकम भी जो मेंबर है उनके हैंड्स में क्लब हो जाएगी।
राइट। तो यहाँ पे क्या होती है, ये 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। तो आप गिफ्ट दे रहे हो ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप गिफ्ट दे किसको रहे हो। अगर आप वाइफ को दे रहे हो, अगर आप डॉटर इन लॉ को दे रहे हो, अगर आप अपने माइनर सन को दे रहे हो, अगर आप अपने HUF को दे रहे हो, तो उस गिफ्ट से जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको ही उस पर टैक्स पे करना होगा। अब इससे बच कैसे सकते हैं, अगर आपको अपनी वाइफ को ही गिफ्ट करना है तो आप क्या करो, लोन दिखा दो। ठीक है, अगर आपको अपनी वाइफ को ही गिफ्ट करना है तो आप 50 लाख रुपीस का क्या दिखा दो कि आपने लोन दिया है अपनी वाइफ को, और ये लोन आप 0% के इंटरेस्ट रेट के साथ भी दे सकते हो, मतलब आप विद इंटरेस्ट भी दे सकते हो, विदाउट इंटरेस्ट भी दे सकते हो। अब जब रिलेटिव को लोन दिया जाएगा तो हर कोई विदाउट इंटरेस्ट ही देगा, राइट। तो अब जब वाइफ के हैंड में ये लोन आ जाएगा, अब वाइफ क्या करेंगी, जब 5 लाख रुपीस की इनकम जनरेट करेंगी तो ये वाइफ की ही इनकम मानी जाएगी, हस्बैंड की नहीं मानी जाएगी। ओके, तो आप लोन शो कर सकते हो क्लबिंग प्रोविजन से बचने के लिए। सेकंड, अगर आप डॉटर इन लॉ को देते हो तो आप डॉटर इन लॉ को मत दो, क्योंकि डॉटर इन लॉ के हैंड में अगर इनकम जनरेट हो रही है तो वो आपकी मानी जाएगी। आप अपने सन को दे दो, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। माइनर सन को, माइनर चाइल्ड, यहाँ पे क्या है, माइनर सन नहीं, माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड को अगर आप कोई गिफ्ट देते हो और वो इनकम जनरेट करती है तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। आप क्या करो, अपने माइनर चाइल्ड को ना देकर अपने मेजर सन को दे दो या फिर अपनी डॉटर को दे दो, तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब अपने मेजर चाइल्ड को दे दो। क्लियर। अगर आप HUF को देना चाहते हो, खुद से देना चाहते हो, आप क्या करो, लोन दिखा दो, लोन दे दो, गिफ्ट ना दो, आप लोन दे दो। लोन दे दोगे तो क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किसको गिफ्ट दे रहे हो। अगर इन 4 में से किसी को दे रहे हो तो फिर आपके गिफ्ट देने का कोई फायदा नहीं है, उसकी इनकम आपके हैंड में ही टैक्सेबल होने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने चाहिए। ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ गिफ्ट डीड फॉर प्रूफ। क्या मतलब है, देखिए अगर आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं, आपने लैंड दी, बिल्डिंग दी या फ्लैट दिया, तो उस केस में तो आप गिफ्ट डीड के थ्रू ही ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि बोलने से काम थोड़ी ना चलता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट देनी है तो आपको गिफ्ट डीड बनवानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप कैश देते हैं, आप चेक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं या फिर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी देते हैं, तो उस केस में गिफ्ट डीड बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप किसी पर्सन से गिफ्ट रिसीव करें तो आप गिफ्ट डीड के साथ ही रिसीव करें। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास से आपके पास कोई क्वेरी आती है कि आपको ये क्यों मिला, किससे मिला, तो आपके पास एक प्रूफ होगा। तो आप क्या करो, स्टैम्प पेपर पे गिफ्ट डीड बनवा कर रख लो, उसकी नोटरी करवा कर अपने पास प्रूफ के तौर पर रख लो कि मुझे ये गिफ्ट मिला था, इस रिलेटिव से मिला था। गिफ्ट डीड का फॉर्मेट चाहिए तो वो आपको गूगल पर बहुत इजीली मिल जाएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है आपको, डोंट एक्सेप्ट कैश गिफ्ट ऑफ मोर देन ₹2 लाख। कैश गिफ्ट आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने का भी लो, आपके हैंड में इनकम नहीं मानी जाएगी, वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश गिफ्ट लेते हो तो उस केस में क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। देखिए इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 269ST। ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि अगर आप किसी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश रिसीव करते हो, चाहे आप गिफ्ट के फॉर्म में करो, चाहे आप किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश रिसीव कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। इस केस में आप जो भी अमाउंट रिसीव करोगे 100% पेनल्टी आपको देनी होगी। मतलब एक फादर अपने सन को 3 लाख रुपीस गिफ्ट करना चाहते हैं, कैश दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सन की इनकम मानी जाएगी नहीं, रिलेटिव है, सन के हैंड में 3 लाख रुपीस एग्जेम्प्ट होंगे, बट सन को क्या देना होगा, पेनल्टी देनी होगी 269ST के अंदर। कितनी पेनल्टी, पूरे 3 लाख रुपए, पूरे 3 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करने पड़ जाएंगे। 3 लाख रुपीस की पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले तो जो कैश ट्रांजैक्शन से आपको बचना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आप कैश गिफ्ट रिसीव भी कर रहे हो, 2 लाख रुपए से ज्यादा आपको कोई दे रहा है, चाहे रिलेटिव हो नॉन रिलेटिव हो,
प्लीज मत लेना, क्योंकि आपको पूरा का पूरा अमाउंट फिर वो पेनल्टी में देना पड़ जाएगा। अब सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ट्रांसफरर मस्ट बी जस्टिफाइड। देखिए जो ट्रांसफरर है उसका सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाई होना चाहिए। अगर ट्रांसफरर है वो अपने बैंक से अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, तो देखिए बैंक से अगर ट्रांसफर कर रहा है, बैंक में जो अमाउंट था तो उस पर उसने कभी ना कभी टैक्स पे किया ही होगा, तो वो जो अमाउंट होता है, वो जो मनी होती है, वो उसकी वाइट मनी ही होती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई पर्सन कैश दे रहा है और वो ज्यादा अमाउंट का कैश दे रहा है, तो जो ट्रांसफरर है उसके पास हो सकता है फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्वेरी आ जाए कि इतना कैश आपके पास कहां से आया, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। गिफ्ट रिसीव्ड इज नॉट अ इनकम। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको कोई गिफ्ट मिलता है वो आपकी इनकम नहीं है। फादर ने सन को पैसे दिए, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि जा बेटा घूम फिरा, तो क्या आपकी उसकी सन की इनकम हो जाएगी? वो इनकम थोड़े ना है, तो ये इनकम नहीं होती। और क्योंकि इनकम नहीं है तो आपको उसको आईटीआर में कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं होती। ये क्या होती है, हमेशा कैपिटल रिसीट होती है, आपको उसको आईटीआर में कभी भी शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जो सारे पॉइंट्स थे आपके जब भी आप गिफ्ट रिसीव करते हो उससे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा, कंक्लूजन क्या है कि अगर आप अपने रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हो, चाहे किसी भी फॉर्म में रिसीव करो, चाहे कितने भी अमाउंट का रिसीव करो, वो कभी भी आपकी इनकम नहीं मानी जाती, आपके हैंड्स में हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा, हमेशा कैश गिफ्ट लेने से बचना चाहिए। आप क्या करो, अकाउंट टू अकाउंट गिफ्ट लो, वो बेटर होता है। अगर आप कैश गिफ्ट ले रहे हो, 2 लाख से ज्यादा का कैश गिफ्ट बिल्कुल नहीं लो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट आप रिसीव करोगे उतने की ही पेनल्टी आपको डिपार्टमेंट को देनी पड़ जाएगी। तीसरा, जब भी आप गिफ्ट रिसीव करो, चाहे मूवेबल हो, चाहे कैश के थ्रू हो, चाहे वो बैंक के थ्रू हो, आप हमेशा गिफ्ट डीड के साथ रिसीव करो, क्योंकि आपके पास ओनरशिप का प्रूफ रहता है। और उसके बाद में जब भी आप गिफ्ट दो, ये है देने वाले की तरफ से कि जब भी कोई पर्सन गिफ्ट देता है तो वो ध्यान रखे कि वो अपनी वाइफ को दे रहा है, क्या डॉटर इन लॉ को दे रहा है, क्या माइनर चाइल्ड को दे रहा है, या फिर कहीं वो एचयूएफ का मेंबर हो और वो एचयूएफ को दे रहा हो, तो इस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। उस गिफ्ट से जो इनकम जनरेट होती है आपकी इनकम ही कंसीडर की जाती है और आपको ही वो टैक्स पे करना होता है। तो वेल्थ कॉन इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।